Hello folks, welcome back to our channel LTT Let's Tax Talk. This is CA श्रुति गुप्ता. आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रैंडफादरिंग मेथड जो कि यूज होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑन इक्विटी शेयर्स इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. तो पहले हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं, फिर आगे मेथड को डिस्कस करते हैं. तो हमारे दो टाइप के इक्विटी शेयर्स पर गेन हो सकते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब होगा? अगर कोई भी हम यूनिट्स को एक साल के अंदर अंदर सेल कर देते हैं. दैट गेन विल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 15%. और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब होगा? अगर कोई भी यूनिट्स हम एक साल से ज्यादा रखकर सेल करते हैं तो उससे हुआ कोई भी गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है और वो टैक्सेबल होता है एट द रेट ऑफ 10%. और 1 लाख तक कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होता है. 1 लाख के बाद ही टैक्सेबल होगा एट द रेट ऑफ 10%. सपोज करते हैं किसी एसएससी को 2.5 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो 2.5 लाख में से 1 लाख तो एग्जम्पशन मिल जाएगी, 1.5 लाख पे 10% का टैक्स लगेगा, तो दैट इज 15,000 टैक्सेबल होगा. और 1 अप्रैल 2018 से पहले पूरा ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट था. उससे पहले कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं था ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स. तो अब क्योंकि 31/3/2018 से पहले कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं था और अगर किसी ने परचेजिंग 31/3/2018 से पहले की हुई है, उस चीज का बेनिफिट देने के लिए, उस एग्जम्पशन का बेनिफिट देने के लिए एक फॉर्मूला, एक मेथड अडॉप्ट किया गया, दैट इज ग्रैंडफादरिंग मेथड, जिससे हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे किसी भी शेयर की विच इज परचेज्ड बिफोर 31 मार्च 2018. तो ये था बैकग्राउंड ग्रैंडफादरिंग मेथड का. तो अब हम चलते हैं ग्रैंडफादरिंग मेथड में कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कोई भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. पहले सपोज करते हैं मैंने कोई इक्विटी शेयर्स लिए थे 1 अप्रैल 2018 को, जो कि मैंने सेल किए से 31 मार्च 2020 में. तो 2 साल का डिफरेंस है, जिसकी परचेज प्राइस थी 10,000 और सेल प्राइस थी 20,000, दैट इज 10,000 पर 10% टैक्स लगना चाहिए, बट क्योंकि वो विद इन 1 लाख लिमिट है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा. अब क्या सिचुएशन होती अगर यही शेयर्स परचेज किए होते किसी असेसी ने से 1 जनवरी 2018 में. तो अब हम इस सिचुएशन को देखते हैं. क्योंकि किसी ने, उस असेसी ने 31 मार्च 2018 से पहले की परचेज की हुई है, तो हमारे को एक डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी होगी. अब डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलती है? डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018 विच एवर इज हायर. अब 31 जनवरी 2018 को फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो भी शेयर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड हुआ होगा 31 जनवरी 2018 को, उस दिन का जो भी हाईएस्ट रेट होगा दैट विल बी द फेयर मार्केट वैल्यू. तो अभी जो हमने एक एग्जाम्पल लिया था उसमें हमारी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 10,000, हमारी सेल्स कंसिडरेशन थी 20,000 और सपोज करते हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018 रही 15,000. तो अब इस केस में डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगी? एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू 10,000 और 15,000 विच एवर इज हायर, दैट इज 15,000. तो हमारी डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई 15,000 और हमारी सेल्स कंसिडरेशन थी 20,000. तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा 5,000. अगर हम ये ग्रैंडफादरिंग मेथड अप्रोच नहीं यूज कर रहे थे तो हमारा कैपिटल गेन था 10,000, मगर इस मेथड को यूज करने से हमारा गेन हुआ 5,000. तो ग्रैंडफादरिंग मेथड यूज करने से हमारा टैक्स कम होगा. तो इस मेथड को अडॉप्ट करने से ये बेनिफिट होता है कि हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बढ़ जाती है और हमारी टैक्सेबिलिटी कम हो जाती है. आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि ग्रैंडफादरिंग अप्रोच यूज करके हम
अपनी डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकाल सकते हैं। हमारे को एक्चुअल कॉस्ट लेनी होती है, हमें फेयर मार्केट वैल्यू लेनी होती है और हमें सेल्स कंसिडरेशन लेनी होती है। फिर एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर वो हमारी डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी एंड दैट डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी कंसिडर्ड एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग गेन। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इन केस ऑफ लॉस। अगर लॉस हो रहा होगा तो उस केस में कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना होगा इफ सेल कंसिडरेशन इज लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू। इफ यस तो हमारी डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी सेल प्राइस और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच एवर इज हायर। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हम अभी एग्जाम्पल जो ले रहे थे उसमें हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 10,000, हमारी सेल्स कंसिडरेशन थी 20,000। अब हम फेयर मार्केट वैल्यू उसमें ले लेते हैं 25,000। अब बात आती है, फर्स्ट स्टेप था हमें देखना है सेल्स कंसिडरेशन इज लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू। हमारी सेल्स कंसिडरेशन है 20,000 और फेयर मार्केट वैल्यू है 25,000। यस, सेल्स कंसिडरेशन इज लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू। तो अब हमारी डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी सेल्स कंसिडरेशन और एक्चुअल कॉस्ट प्राइस विच एवर इज हायर। सेल्स प्राइस इज 20,000, एक्चुअल कॉस्ट इज 10,000। 20,000 और 10,000 विच एवर इज हायर दैट इज 20,000। तो हमारी डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई 20,000 और सेल्स कंसिडरेशन हो गई 20,000। तो इस केस में हमारा गेन और लॉस दोनों ही हो गया निल। इस मेथड में ये डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसलिए ऐसे चेंज की गई क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू के कारण आपका लॉस आ रहा था, तो उस लॉस का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए असेसी को। इसीलिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और सेल्स कंसिडरेशन विच एवर इज हायर को ही डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना गया। आई होप अब आप ग्रैंडफादरिंग अप्रोच से अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट कर पाएंगे जो भी आपने शेयर्स 31/3/2018 से पहले परचेज किए हैं। इनकेस कोई क्वेरी है या कोई क्लैरिटी चाहिए प्लीज डू लेट मी नो थ्रू कमेंट बॉक्स और यू कैन ईमेल मी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और अगर वीडियो पसंद आई है प्लीज हिट द लाइक बटन। थैंक यू, बाय बाय।